तो चलिए अब बात करते हैं बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस के बारे में। सर जॉन मेन कहते हैं कि बेस्ट एविडेंस रूल और बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस में फ़र्क होना चाहिए। इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश। अब बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस क्या चीज़ है? बेस्ट रूल्स जो है वो रूल्स होते हैं जो जज को गवर्न करते हैं जब वो एविडेंस को अप्रिशिएट करता है। ठीक है, लेट्स से कि आपके पास 10 एविडेंस आ गए हैं। अब जज क्या करेगा, 10 में से जो देखो अच्छा ये वाले सारे हैं, कुछ रिलायबल भी हैं, कुछ नहीं है। तो 10 में से 3 जो है ऐसे हैं कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, ये जो है ये मेरी जजमेंट का बेस बन सकते हैं। तो जज क्या करेगा, सिर्फ उन्हीं एविडेंसेस को अप्रिशिएट करेगा। ठीक है, अब हॉवर्ड कहता है कि जज को ना फ्री रखो। ठीक है, जज की डिस्क्रिशनरी पावर को आप ज़्यादा वो मत करो, नैरो डाउन मत करो। ठीक है, ये कोई बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस वगैरह ये वाला कंसेप्ट हमें पसंद नहीं है। ऐसा करने से जज के जो हाथ हैं वो बंद के रह जाते हैं। जज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दे पाता और अपनी इनहेरेंट पावर भी यूज़ नहीं कर पाता। ये बेस्ट रूल का जो कंसेप्ट है ना, ये कोई अच्छा कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि जजमेंट जो है ना वो एक तरह से बेबी है। जज का जजमेंट जैसे मर्जी जज बना सकता है। इट इज़ डिस्क्रिशनरी पावर। तो यही बात इंग्लिश जूरिस्ट भी कहते हैं कि देयर इज़ नथिंग लाइक बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस। जज को आप बाइंड ना करो, आप उसकी डिस्क्रिशनरी पावर को रिफ्रेन ना करो। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, तो क्या हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट हमें जज को जुडिशियल डिस्क्रिशन देता है या फिर जुडिशियली रिस्ट्रेन करता है? तो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश जूरिस्ट का तो मानना था कि देयर शुड बी कंप्लीट जुडिशियल डिस्क्रिशन एंड देयर शुड नॉट बी एनी जुडिशियल रिस्ट्रेन। अब इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हम देखते हैं तो सेक्शन 5, सेक्शन 65 एक जगह और सेक्शन 165 एक जगह। देखो 5 और 65 क्या कहते हैं। सेक्शन 5 कहता है कि वो ही एविडेंसेस एक्सेप्ट करे जाएंगे जो कि रेलिवेंट होंगे नेचर में, अदरवाइज कोई एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे, या फिर वो एविडेंस एक्सेप्ट करे जाएंगे जो फैक्ट एंड इशू से रिलेट करते हो। अब देखो जज को यहाँ पर रिस्ट्रेन करके रखा जा रहा है कि जज सिर्फ और सिर्फ वही एविडेंस को अप्रिशिएट करेगा जो रेलिवेंट है नेचर में और जो फैक्ट एंड इशू से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से वो रिस्ट्रेनिंग हो गई यहाँ पर। ठीक है, जज कैन कंसीडर ओनली दोज मैटर दैट आर अलाउड रेलिवेंट एंड दैट आर रिटन इन सेक्शन नंबर 6 टू सेक्शन नंबर 55। अब अगला देखते हैं सेक्शन 65। हमने बोला था ना कि डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में आएगी, हमेशा प्राइमरी एविडेंस की तरह एक्सेप्ट करी जाएगी। सेकेंडरी एविडेंस की तरह अगर एक्सेप्ट करनी है तो आपको सेक्शन 65 की कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो जज जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं डाल सकता कि चलो कोई बात नहीं है कंडीशंस तो क्या हुआ, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकता। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं जुडिशियल रिस्ट्रेन के। तो यहाँ तक हमें पता लग गया कि इंडियन एविडेंस एक्ट जुडिशियल रिस्ट्रेन की बात तो करता ही करता है। ठीक है, अब बात करते हैं जुडिशियल डिस्क्रिशन की। तो जुडिशियल डिस्क्रिशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेक्शन नंबर 165 ऑफ एविडेंस एक्ट। इसके अंदर क्या है, जज के पास बहुत बेअंत पावर है, अनपैरेलल्ड पावर है, अनफेटर्ड पावर है। ये सारे थोड़े से वर्ड्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं साथ में। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ आती है कि ये एब्सोल्युटली अनडाइल्यूटेड नहीं है। कुछ ना कुछ थोड़ी सी कंडीशंस हैं कि जज को इतने दायरे में रहकर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर अपनानी है। तो देखा जाए कि जुडिशियल डिस्क्रिशन तो है, लेकिन इतना भी नहीं है कि जज को सर पे चढ़ा दो। सेक्शन 165 में जज किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी को भी बोल सकता है पार्टी में या विटनेस को कि तुम ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ। ठीक है, और तो और ना आप जज का क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो अच्छी पावर दी हुई है, डिस्क्रिशनरी पावर दी हुई है। तो हम अगर हम कंक्लूजन निकालें इसका, तो हम ये कह सकते हैं कि जुडिशियल डिस्क्रिशन भी अलाउ है हमारे यहाँ और जुडिशियल रिस्ट्रेन भी अलाउड है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ गोल्डन मिक्सचर ऑफ अ जुडिशियल डिस्क्रिशन एंड जुडिशियल रिस्ट्रेन। जुडिशियल डिस्क्रिशन सेक्शन 165, जुडिशियल रिस्ट्रेन 5 एंड सेक्शन 65। ठीक है, ये बाइंड करते हैं जज को जुडिशियल रिस्ट्रेन में, और जुडिशियल डिस्क्रिशन में पावर दी हुई है, लेकिन एब्सोल्युटली अनफेटर्ड और एब्सोल्युटली अनडाइल्यूटेड पावर नहीं दी गई है। ठीक है, तो बेस्ट एविडेंस रूल और बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस में आपको फर्क पता लग गया कि बेस्ट एविडेंस रूल में क्या होगा कि जो एविडेंसेस आएंगे उनमें से सिर्फ बेस्ट ही कंसिडर करा जाएगा।
और जो बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस क्या है कि जज जो है वो लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा। जो अगर उसको जुडिशियली डिस्क्रिशन मिली है तो वो जुडिशियली डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, और अगर उसको बांध के रखा गया है कि तुमने सिर्फ यही एक्सेप्ट करना है, यही को अप्रिशिएट करना है, तो फिर उन्हीं एविडेंसेस को वो अप्रिशिएट करेगा, उन्हीं कंडीशंस को अप्लाई करेगा। ठीक है, सो दिस वाज बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस वर्सेस बेस्ट एविडेंस रूल। अब आगे बात करते हैं हम अपना रेलिवेंसी के बारे में। रेलिवेंसी का छोटा सा इंट्रोडक्शन इसके अंदर अभी आपको मिलेगा, उसके बाद एडमिसिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो रेलिवेंसी क्या है? पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट का की नोट है रेलिवेंसी। अगर हम इसका जर्नल मीनिंग देखें, एक लेमन की तरह से देखें, तो कोई बात अगर लॉजिक है उसके अंदर, किसी बात में लॉजिक है, कोई चीज़ लॉजिकल सामने आ रही है, तो वो चीज़ रेलिवेंट है, वो बात हमारे लिए रेलिवेंट है। ठीक है, तो समथिंग लॉजिकली कनेक्टेड टू समथिंग इज नोन एज रेलिवेंट। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल एक देखते हैं, पुलिस ऑफिसर की बात करते हैं। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और एक चोर आ गया। अब चोर ने उसके आगे कन्फेस कर दिया कि सर मैंने चोरी करी थी, मैंने ये करा, मैंने वैसे वैसे करा, पूरी तरीके से सारा उसने सब चीज़ खोल के रख दी, सब चीज़ कन्फेस कर दी है। अब ये जो बात है लॉजिकली रेलिवेंट तो है कि चलो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, अब वही गुनहगार है, तो लेकिन बट ये लीगली रेलिवेंट नहीं है, ये लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सेक्शन 25 कहता है कि कन्फेशन बिफोर द पुलिस ऑफिसर्स आर नॉट अलाउड। एक और बात करते हैं कि अगर मान लो एक्यूज ने अपने दोस्त के आगे कर दिया कि भाई मैंने ना चोरी करी थी, मैंने ये क्राइम करा था, तो तू किसी को बताइयो मत। अब वो जाकर आगे किसी को बोल रहा है, या फिर कि पुलिस वाले ने उससे वो बात निकलवा ली, तो वो भी अलाउड नहीं है। अब जैसे अगर हम एक और बात करते हैं कि अगर एक्यूज और एडवोकेट के बीच में कुछ बात चलती है, एक्यूज कहता है कि वकील साहब मैंने ये क्राइम करा, प्लीज़ मुझे बचा लो। अब ये सारी बातें जो है रेलिवेंट हैं, ये रेलिवेंट है ये बताने के लिए कि हाँ इस बंदे ने क्राइम करा है, बट ये लीगली रेलिवेंट नहीं है, एविडेंस एक्ट इनको अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, तो रेलिवेंसी अब किस पे बेस्ड है? हम देख सकते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलिवेंसी सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे बेस्ड नहीं है, रेलिवेंसी उससे कुछ ज़्यादा ही है। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ। Anything which is logically connected need not be surely relevant in Indian Evidence Act। जो चीज़ लीगली रेलिवेंट बोली गई है, लॉ ने बोला गया कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ यही चीज़ रेलिवेंट है, तो ही वो चीज़ रेलिवेंट होगी, अदरवाइज वो कितनी भी लॉजिकली गुड हो वो चीज़ अलाउड नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक लॉ ने बोल रखा है ये सारे सेक्शंस में जो भी बातें बोली हुई हैं, जैसा भी इसमें लिखा हुआ है वो ही रेलिवेंट है। अगर उसके अलावा कुछ और चीज़ अगर आप ला रहे हो तो हम कान बंद कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, हम मानेंगे ही नहीं कि वो रेलिवेंट है। ठीक है, तो जो लॉ कह रहा है, जो चीज़ लीगली रेलिवेंट है अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज नथिंग विल बी एक्सेप्टेड। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था रेलिवेंसी के ऊपर। अब बात करते हैं हम अपना एडमिसिबिलिटी के ऊपर। तो एडमिसिबिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि सबसे ऊपर पार्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में कौन कौन से एविडेंसेस आते हैं जो एडमिसिबल हो। एडमिसिबल कौन कौन से हैं? जो बेस्ट एविडेंस हो। बेस्ट एविडेंस कौन कौन से हैं? जो रेलिवेंट हो। रेलिवेंट कौन कौन से हैं? जो सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 55 तक मेंशन्ड है। अदरवाइज इरेलीवेंट कौन से हैं? जो कोर्ट ने अप्रिशिएट ही नहीं करा, उनको निकाल दिया कि नहीं दिस इज नॉट लीगली रेलिवेंट, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। ठीक है, तो ओनली लीगली रेलिवेंट एविडेंसेस कैन बिकम एडमिसिबल इन अ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ऑल थिंग्स दैट आर लॉजिकल may not generally be admissible under Indian Evidence Act। और जब वो एडमिसिबल नहीं होती हैं, वो क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि पब्लिक पॉलिसी आ जाती है बीच में, सोसाइटी की डिमांड आ जाती है, लेजिस्लेचर की डिमांड आ जाती है कि नहीं इनको एडमिसिबल नहीं करना। ये लॉजिकली रेलिवेंट होगी लेकिन ये लीगली रेलिवेंट नहीं है। लॉ जो है इंडियन एविडेंस एक्ट इसको मना करता है एक्सेप्ट करने से, तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, so only those things are made admissible which are allowed by the sections of Indian Evidence Act। ठीक है, अब लीगल रेलिवेंसी क्या है? लीगल रेलिवेंसी एडमिसिबिलिटी का बेस है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते क्या कि ऑल एडमिसिबल एविडेंसेस आर रेलिवेंट इन नेचर, बट इट मे नॉट बी ट्रू दैट ऑल रेलिवेंट एविडेंसेस आर एडमिसिबल इन कोर्ट, है ना? कह सकते हैं ना? सो व्हाट आर योर व्यूज, प्लीज डू टेल। अभी सवाल आता है कि हर चीज़ रेलिवेंट क्यों नहीं डिक्लेयर कर दी गई, ये कुछ कुछ चुनिंदा चीज़ों को ही क्यों रेलिवेंट करा गया? ये इसलिए करा गया है क्योंकि ये इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर मस्ट बी एन एंड टू अ लिटिगेशन। एक कॉमन रूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरेस्ट रिपब्लिकाए एस्ट सिट फिनिस लिटियम।
दैट इट मीन्स इट इज़ एन इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर मस्ट बी एन एंड टू द लिटिगेशन। तो लिटिगेशन को एंड करने के लिए सिर्फ चुनिंदा चीज़ों को ही रेलिवेंट करा गया है, ठीक है। अगर हम सब चीज़ को रेलिवेंट कर देंगे तो एक पूरा का पूरा कबाड़ इकट्ठा हो जाएगा, देयर विल बी अ ह्यूज जंक दैट वुड बी कलेक्टेड, ठीक है। तो जजेस विल हैव द प्रॉब्लम टू वीड आउट द मेन एसेंशियल कंपोनेंट्स। अच्छा, ये इतने सारे कबाड़ में से ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट निकालना हमने, तो हम पहली चीज़ें बेस्ट रखें ना, ताकि जंक इकट्ठा ना हो। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड चीज़ों को रेलिवेंट डिक्लेयर करा है लॉ ने। क्यों करा गया? ताकि प्रोसेस को शॉर्टन करा जा सके, जो मैटर है उसको हरी अप करा जा सके, स्पीडी डिस्पोजल हो सके केसेस का, और ये सब चीज़ जो है ये बेस्ट है हमारे इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए। इसीलिए इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड ओनली अलाउ द रेलिवेंट मैटर्स, ठीक है। और सेक्शन 5 की अगर हम बात करते हैं तो ये बता रखा था कि ओनली दोज थिंग्स आर रेलिवेंट विच आर गिवन अंडर दिस सेक्शन एंड नो अदर थिंग्स विल बी रेलिवेंट। तो जुडिशियल रिस्ट्रेंट की बात तो कर ही रहा है ये। अब हम बात करते हैं अगर हम रेलिवेंसीज की, तो रेलिवेंसी जो है वो 8 हेड्स में डिवाइडेड है, लेकिन हम उसको 7 मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो जर्नल और स्पेसिफिक रेलिवेंसीज हैं 6 to 11 एंड 12 to 16, ये इनको टोटली जर्नल ही माना गया है। तो अगर हम शुरू से देखें तो पहले आ गया जर्नल, फिर आ गया स्पेसिफिक रेलिवेंसी, फिर हमारे एडमिशन एंड कन्फेशन आ जाते हैं, फिर आता है कि उन लोगों को जिनको कोर्ट में हम बुला नहीं सकते, जो मर गए हैं, लापता हैं, गुम हो गए हैं, वो सारे। फिर आता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, फिर आता है जजमेंट्स, फिर आता है ओपिनियन एविडेंसेस, और लास्ट में आता है करेक्टर एविडेंसेस। अब इनको याद करने का एक ही छोटा सा तरीका है, वो एक लाइन है, आप याद कर लो। जर्नल स्टोर अराउंड द पुलिस स्टेशन गिव्स जैम ओवर चॉकलेट, ठीक है। जर्नल मीन्स जर्नल रेलिवेंसी, स्टोर में चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं तो स्पेसिफिक रेलिवेंसी, अराउंड इज एडमिशंस एंड कन्फेशंस। और जो पुलिस में जो वो लोग होते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन में अगर हम देखते हैं तो पुलिस स्टेशन में स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर लोग जाते हैं, और उनको अगर आप जेल में आ गए हैं तो फिर उनको बाहर नहीं भेज सकते ना ऐसे कोर्ट में, तो दे आर द पीपल हु कांट बी कॉल्ड ईजिली आउट। तो पुलिस मीन्स द पीपल हु कांट बी कॉल्ड ईजिली आउट, एंड स्टेशन मीन्स द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। और फिर जैम मीन्स जजमेंट, ओवर मीन्स ओपिनियन, एंड चॉकलेट मीन्स करेक्टर एविडेंस। अगर आपको इनके सेक्शंस के कितने, इसमें किनके हर एक कैटेगरी में कितने कितने सेक्शंस हैं, तो उसके लिए आप ये नंबर याद कर लो, 6516265664। तीसरी कार्डिनल फिलॉसफी आती है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जो है एक मेजर पार्ट है जजमेंट राइटिंग का। इसके अंदर क्या होता है कि जज जो है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की मदद से ही कि अच्छा ये और ये एविडेंस मुझे इकट्ठे करने हैं, क्योंकि ये रिलायबल एविडेंसेस हैं, इन्हीं के बेसिस पे मैं अपनी जजमेंट बनाऊंगा, और इन्हीं के बेसिस पे मैं कंक्लूजन पे आऊँगा कि क्या एक्यूज्ड गिल्टी है या इसको एक्विट करना चाहिए। अब एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के 3 बेनिफिट्स और हैं। एक तो विटनेस का डेमिनोर चेक करने में मदद मिलती है, विटनेस कैसा है, कि विटनेस कोई मतलब ये झूठ तो नहीं बोल रहा, विटनेस ज़्यादा घबरा रहा है, विटनेस बहुत ज़्यादा शातिर है, रटा हुआ विटनेस है, स्टॉक विटनेस है, इंटरेस्टेड विटनेस है, वो सारे हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। डेमिनोर ऑफ विटनेस जो है CPC और CRPC में इसके कई सारे प्रोविजंस हैं। उसके बाद हमें कोई एविडेंस को कोरोबरेट और कॉन्ट्रडिक्ट करने में भी मदद मिलती है। कोरोबरेशन का मतलब होता है वेरीफाई करना किसी चीज़ को, कि हाँ तू सच बोल रहा है, हाँ वो क्या तुमने काली शर्ट पहनी थी, चलो 2 विटनेस और पूछ लिए, हाँ जी सर इसने काली शर्ट पहनी थी, हाँ जी सर इसने काली शर्ट पहनी थी, तो कोरोबरेशन हो गया। कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, तूने तो कहा था कि तूने व्हाइट शर्ट पहनी थी, ये लोग कह रहे हैं ये ब्लैक शर्ट पहनी है। तो ऐसे एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस से हमें कोरोबरेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ एविडेंस करने में मदद मिलती है। तो इस लेक्चर का एंड हम एक मैक्सिम से और करते हैं। एक मैक्सिम है फॉल्सेस इन ऊनो फॉल्सेस इन ओमनिबस। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि बताओ, इसको एग्जामिन करो। तो फॉल्सेस इन ऊनो और फॉल्सेस इन ओमनिबस का मतलब होता है कि जो चीज़ अगर पूरे एविडेंस में, जैसे चेन ऑफ एविडेंसेस हैं, उसमें कोई एक एविडेंस या कोई एक ट्रांजेक्शन या कुछ भी एक चीज़ गलत हो गई, वन थिंग गॉन रॉन्ग, वो सारी की सारी चीज़ों को रॉन्ग कर देगी। आपने बोलता कि जो वेपन था वो गन था, लेकिन ये तो 2 नाली निकली, गलत बोल रहे हो, एक्विट। तो दिस इज फॉल्सेस इन ऊनो एंड फॉल्सेस इन ओमनिबस। ये बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट के प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एक्सेप्ट करा जाता है, ना कि बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट। बिल्कुल ही एकदम करेक्ट होना चाहिए, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्रिमिनल मैटर्स में, ठीक है। तो वन थिंग गॉन रॉन्ग डज नॉट विटिएट द होल ट्रायल एंड कंप्लीट ट्रायल डज नॉट गो फॉर द टॉस। So hence this Latin maxim is not applicable in our country.